नमस्कार भाइयों, आपको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि बिहार बोर्ड की जो क्लासेस है मैथ के वो स्टार्ट होने वाला है, तो आज से आपको क्लासेस स्टार्ट है। और ये प्रथम वीडियो अभी आपको जो पढ़ाने आए हैं, देखिए रिस्क मेहता सर आए हैं और अभी मतलब कि एक कंटिन्यूअसली आपके साथ रहेंगे, बशर्ते आप सभी की प्यार की ज़रूरत है, आप सभी के भरोसे की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग बेजोड़ मतलब ये एफर्ट लगाना और मेहनत करके आपको प्रतिदिन पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए अब सर से मिलिए और सर से अभी आपको यही पढ़ाएंगे और पॉलिनोमियल शायद आज टॉपिक लेकर के है और आपको पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कंटिन्यू आप देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मौर्या क्लासेस। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बस 4-5 महीने ही बचे हुए हैं। इसी को देखते हुए मौर्या क्लासेस और मौर्या क्लासेस की टीम ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को मतलब कि 4 महीने के अंदर क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड का बीएससीबी बोर्ड का कराया जा रहा है। और उसी चीज़ का कोर्स हम लेके आए हैं मैथमेटिक का। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। तो कोशिश ये करना है कि अच्छे से नोट करते जाएं, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएंगे वो मतलब एक्चुअली बिहार बोर्ड में जो आया हुआ है या फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो नहीं आएगा। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद। राइटिंग का थोड़ा इशू होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब ही होता है कि बहुत सारे पद, मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि एक से अधिक पद। बहुपद का मतलब क्या होता है? एक से अधिक पद। एक से अधिक पद मतलब एक से मतलब ज़्यादा पद होना चाहिए, ठीक है। अब एक से अधिक पद में बहुपद को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बहुपद को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या हो जाता है। और बीजीय व्यंजक को पता करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बहुपद को जानने से पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक को भी जानने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा जैसे x, y, z, a, b, c जिसका मान हमको पता नहीं हो, मतलब इसका मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, या मान निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। कभी भी अगर इक्वेशन आ जाएगा जैसे कि x + 2 = 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे निकालेंगे तो x का मान -2 आएगा। अगर कोई इक्वेशन आएगा कि x - 2 या फिर 3 ले लेते हैं हम, और इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, मतलब कि x का मान 2 हो गया, x का मान यहाँ 3 हो गया। इसी प्रकार अनेकों समीकरण होगा, वहाँ पे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब का मान बदलता रहता है। इसी सब को हम चर कहते हैं कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, निश्चित नहीं रहता हो, ठीक है। और अब हम अचर में आते हैं। अचर का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर में आती है, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5, -8, 0 जो भी है etc, मतलब इन सब का मान कभी नहीं बदलता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अचर। इसको हम बोल सकते हैं कि जिसका मान नहीं बदलता है। नहीं मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है। ये अभी भी 2 ही है, आप 10 साल बाद लेके जाइएगा तब भी 2 ही रहेगा, उससे 10 साल पहले आइएगा तब भी 2 ही रहेगा, चाहे हजारों करोड़ों साल पहले आइएगा तब भी जब इसका आविष्कार हुआ होगा तो उतना ही था, 2 का 2 ही है। इसका मान कभी नहीं बदलता है, ये हमको डिसाइड करके चलना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक में चर और अचर का मतलब क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है। तो अब बीजीय व्यंजक का चर, अचर और बहुपद का इससे क्या संबंध है वो हम लेके चलते हैं। तो यहाँ ये बीजीय व्यंजक के बारे में बताते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो चर व अचर का कह सकते हैं जोड़, घटाव, गुणन या
भागफल या सॉरी भाग, डिवाइड, मतलब इन सब को आपस में कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा। मतलब चर व अचर का जोड़ घटाव गुणन या भाग करके क्या होता है, आपस में आपसी संबंध से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है। जैसे अब चर और अचर लेके चलते हैं। जैसे आ गया तो आपका आ गया 2x प्लस के 3y, तो चर और अचर आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, माइनस में लेके भी चल सकते हैं 7। तो चर अचर का गुणनफल, ऐड, जोड़, भागफल या भाग सॉरी भागफल नहीं सॉरी भाग या फिर गुणा जो भी होगा, इन सबको आपस में अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, ये सब क्या है, ये सब बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक आप लोगों ने 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ा होगा, तो वही ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक से बहुपद का क्या सीधा रिलेशन है, वहाँ हम चलते हैं। आप लोग देखते जाइए। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम दोबारा से समझा देंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तो अब बहुपद पे चलते हैं। तो बीजीय व्यंजक से बहुपद कैसे है, मतलब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। मतलब जितना भी अगर हम बहुपद पढ़ेंगे वो बीजीय व्यंजक के अंदर ही आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीजीय व्यंजक है जो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद को हम पहचानना भी सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक ऐसे कौन से बीजीय व्यंजक है जो बहुपद आएंगे, क्योंकि 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से छाटिए कि कौन बहुपद है या फिर निम्न में से छाटिए कि कौन बहुपद नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी शामिल है जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब ऑप्शन वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे कहते हैं, उसमें पूछता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो उसी चीज़ को हम सीखेंगे आगे कि बहुपद पहचानते कैसे हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक आप लोग समझ गए होंगे, चर अचर समझ गए होंगे, अब बहुपद का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे, और प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है और प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, इस चीज़ को हम अभी समझने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इससे ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से आने जाना नहीं है। हम जो भी पढ़ाएंगे इतना पढ़ाएंगे जो मतलब जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है हम लोगों के पास, और बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए अब बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। बहुपद को पहचानना, बहुपद को पहचानना, बहुपद को पहचानने के लिए आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चर जो होगा उसमें चरों की जो घात होगी वो हमेशा क्या रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। चरों का जो घात आएगा बहुपद में वो हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, पदों की जो संख्या है वो क्या रहनी चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित रहनी चाहिए, ठीक है, निश्चित रहनी चाहिए, ठीक है। पदों की संख्या क्या रहनी चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए। तीसरा चीज
चरों का जो गुणांक है एक वास्तविक संख्या रहनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बहुपद को पहचानने के लिए सिर्फ इस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, चरों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए, पदों की संख्या हमेशा निश्चित रहनी चाहिए और चरों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इस 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुपद को पहचान सकते हैं। ये बहुपद को पहचानना आपका 9th क्लास में भी दिया हुआ है, 10th में भी दिया हुआ है। तो 10th में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इसी के कारण हम इसको बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम 2-3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे हम लोग समझेंगे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, जैसे x² - 2x + 4, दूसरा x³ - 2x² - 1/x + 2, तीसरा x के पावर ½ - 2x + 3, चौथा 1/2x² - √3x - 2, ठीक है। और एक और हम लिख लेते हैं कि 3x.5 - 2x + 8। इन 5 से हम समझ जाएंगे अच्छी तरीके से कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कैसे हम बहुपद को पहचान सकते हैं, ठीक है। इस 5 के अलावा फिर आपको मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला हमको क्या देखना है, चरों की घात धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम चर कौन कौन सा देख रहे हैं, एक यहाँ पे चर है, एक यहाँ पे चर है। x 2 बार दिया हुआ है, इसको एक ही चर लेके गिनेंगे, लेकिन क्या है x, यहाँ पे x को देखना है आपको। तो चरों की घात देख लेते हैं, घात क्या है 2 है। और आपको पूर्णांक धनात्मक तो आप समझ ही गए होंगे। पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इस बात का आप ध्यान रखिए। पूर्णांक संख्याएं बहुत ज़्यादा पूछता है। वे संख्याएं जो -अनंत से स्टार्ट होके +अनंत तक जाती है वो सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे इसके अंदर आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या। लेकिन हमको लेना क्या है, हमको खाली लेना है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से ले लीजिए, ये सारी संख्याएं हमारे साथ होनी चाहिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव। इससे ज़्यादा हमको माइनस वाली 0 नहीं लेके चलना है। तो चरों की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चर पकड़ेंगे, x है, इसकी घात देखेंगे 2 है। अब इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 घात है, जिसमें कोई भी पावर नहीं रहता उसमें 1 रहता है, ठीक है। तो इसका घात 2 है, तो 2 है तो क्या है जी, प्लस में भी है और क्या है धनात्मक भी है, ठीक है। प्लस में भी है और धनात्मक, सर एक ही बात हो गया, और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो ये बहुपद हमारा होगा। और दूसरा भी एक चीज़ और देख लीजिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, मतलब हम इसको गिन सकते हैं। निश्चित मतलब पदों की संख्या गिन सकते हैं, x 1 2 3, तो इसमें 3 पद है तो गिन लिए, ये भी फॉलो कर गया, ये फॉलो कर गया, ये फॉलो कर गया। और चरों का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं वो होती है जो मतलब बस रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट में -5 हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, जिसका मान नहीं निकलता हो। बाकी जितनी भी संख्याएं आप लेके चलते हैं सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका वास्तविक संख्याएं हैं, उसको भी पढ़ाएंगे। तो तीनों जो है रूल इसमें फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या हमारा बहुपद होगा। सेकंड में चलते हैं, इसमें देखिए इसका घात 3 है, तो ये चर लेके चलेंगे, ये चर लेके चलेंगे, ये चर लेके चलेंगे। पहला देखना है चरों की घात धनात्मक पूर्णांक। तो 3 तो हमारा प्लस में है, पूर्णांक भी है, 2 भी प्लस में है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे जो 1/x है, x बटे में आ गया है। तो बटे में जब x आ जाता है तो अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको अगर लिख सकते हैं कितना, x के पावर -1, तो घात क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी आपको एक ट्रिक बताते हैं कि जब भी अगर आपको बटे में x या फिर कोई चर दिया हुआ हो तो आप समझिएगा कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जो घात है, इसका जो पावर है, क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए, और जब भी हमारा नेगेटिव आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, घात धनात्मक चाहिए और पूर्णांक भी चाहिए। तो ये बहुपद तो नहीं हो गया। इसमें आइए,
पहले चर देखना है, चर देख लिए। इसका घात कितना है, आधा है, जो कि पूर्णांक एक नहीं है, इसलिए इसे भी कह सकते हैं कि ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चौथा मतलब फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे चर देखें, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, इसमें जाएंगे x में। रूट x का मतलब होता है पावर में हाफ, पावर में हाफ मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या चीज हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मतलब 0.5, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इन 5 एग्जाम्पल की सहायता से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा बहुपद पूर्णांक है, कौन सा बहुपद मतलब कौन सा बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद पहचानना आप लोग सीख लिए, आशा करते हैं आ गया होगा। इसको अब इरेज कर देते हैं। बहुपद पहचानने से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उसको बनाइएगा। एक एसएफ का बुक आता है, उसमें दिया हुआ है, उसको बनाइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलिए, बहुपद को पहचानना हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, किस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस आधार पे हम बहुपद को 3 आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। काटिए इसको। सर जैसे देखिए दोस्तों, जैसा सर ने बताया यहाँ पे कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो कि राइटिंग थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम अभी थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आप लोग एडजस्ट थोड़ा सा कर लिए होंगे। तो हम लोग वहाँ तक हम पढ़ लिए हैं कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे करना है। तो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा लिखने का, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उस आधार पे हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकरण में आपका क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए, हम उसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण करते हैं पद के आधार पे, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। दूसरा होता है चर के आधार पे, चर के आधार पर। और तीसरा हम कर सकते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर। घात के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं चर के आधार पर और पद के आधार पर। मतलब कि बहुपद पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इन 3 चीज़ के आधार पर हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे और इन 3 चीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए, इसमें देखेंगे पहला आपको आता है पद के आधार पर कि एक पद वाले, जिसे हम एक पदी भी बोलते हैं, एक पदी बहुपद। मतलब जिसमें कितने हो, सिर्फ एक पद हो। ठीक है, एक पद मतलब क्या, जैसे 2x हो तो खाली 2x ही हो, 3x हो तो 3y 3x, मतलब एक पद होना चाहिए, केवल एक। पहले हम आपको पद बता दिए हैं। ठीक है, 2x हो गया, 3y हो गया, 24z भी लिख सकते हैं, माइनस का भी आ सकता है। मतलब इस प्रकार के, मतलब 3a हो सकता है, -3b हो सकता है, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद या एक पद वाले बहुपद। उसी प्रकार हम दूसरा लिख सकते हैं द्विपदी बहुपद, जिसमें कितने पद हो, 2 पद हो। जैसे 2x - 3 हो गया, और हम लिख सकते हैं 3y - 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये होता है द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, 1 2 1 2। इसमें आपको अगर हम पद के आधार पर देखेंगे तो खाली पद हमको देखना है। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है त्रिपदी बहुपद, जिसमें कितने पद हो, पदों की संख्या जिसमें 3 हो। जैसे 3x² माइनस के 2x + 5, 3a² के 4b - 3, मतलब 3 पद होना चाहिए, 1 2 और 3। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि पद के आधार पर हमने बहुपद का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। तो आशा करते हैं पद के आधार पर वर्गीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चर के आधार पे कि चर के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो चर के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें खाली हमको चर देखना है। पद के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे थे तो इसमें खाली पद देख रहे थे, ठीक है। चर के आधार पर करेंगे तो इसमें खाली चर देखेंगे। चर मतलब जैसे पहला हम ले सकते हैं कि एक चरी या फिर एक चर वाले, एक चरी या एक चर वाले बहुपद, जिसमें खाली हमको पदों की संख्या कितनी भी हो जाए, हमको पदों की संख्या नहीं देखनी है, हमको खाली चर देखना है। जैसे 3x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, इसमें खाली देखिए चर x है, x है, x है, एक ही चर 3 बार आया है। ये नहीं देखना है कि वो चर कितनी बार आ रहा है, खाली ये देखना है हमको कि चर एक ही है कि नहीं है। x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही पूरे बहुपद में होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं 8 बना देते हैं इसको, 8y स्क्वायर माइनस के 81y प्लस के 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम दूसरा चीज़ लेके चले तो 3z या 13z स्क्वायर या z³ माइनस के 4z स्क्वायर प्लस के 2z और माइनस के 4 लिख दीजिए। अगर y आ रहा है तो y ही आना चाहिए पूरे में, अगर z आ रहा है तो z ही आना चाहिए, x आ रहा है तो x ही आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक चर वाले या फिर एक चरी बहुपद, ठीक है। चर के आधार पर जब भी हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे तो खाली हमको चर देखना है, हमको पद नहीं देखना है। उसी प्रकार फिर आ जाएगा द्विचरी या दो चर वाले, द्विचरी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितने, चरों की संख्या कितनी रहनी चाहिए, चरों की संख्या 2 रहनी चाहिए। जैसे 3x प्लस के 2y, इसमें एक x चर हो गया, एक y चर हो गया, इसका एग्जाम्पल है ये। और भी ले सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के 2x, मतलब कि चर कितने हैं, एक ये, एक ही x और एक y, 2 ही चर आ रहे हैं। इसी प्रकार त्रिचरी हो जाएगा जिसमें 3 चर होंगे, त्रिचरी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या कितनी रहनी चाहिए, पदों की संख्या इसमें 3 रहनी चाहिए। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा, आई थिंक दिखना चाहिए। 3 चरी मतलब 3x प्लस के 2y माइनस के z। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3a प्लस के 3b माइनस के 2c। इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं 3 चरी बहुपद के, ठीक है। पहले हम लोग देखें पद के आधार पे, दूसरा हम लोग देख रहे हैं चर के आधार पे। तो पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इसमें खाली हमको पद देखना है। प्लस माइनस के बीच में जितने भी ये सब होते हैं पद, इन सबको पद को देखना है। एक चर के आधार पर अगर देखेंगे तो खाली चर देखना है कि x है तो x ही होना चाहिए एक चरी में, द्विचरी में चलेंगे तो x और y दोनों होना चाहिए, त्रिचरी में चलेंगे तो x y z, मतलब 3 चर देखना है, फिर हमको पद नहीं देखना है। उसी प्रकार अगर हम घात के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पे हमको खाली घात देखना है, पावर खाली देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे ना हम चर देखेंगे ना हम पद देखेंगे, केवल क्या देखेंगे, घात। जैसे हम पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय, इसमें खाली अब घात देखना है हमको, पावर देखना है, ठीक है। इसका पावर हम क्या देख सकते हैं, 3x प्लस के 2, एक ये हो गया एग्जाम्पल। या फिर ले सकते हैं 2y माइनस 3, इसमें चर की घात क्या होगा, 1 होगा। इसमें चर की घात कितना है, 2, एक ही है। मतलब हमेशा चर की घात अगर 1 रहता है तो उसे हम बोलेंगे एक घातीय बहुपद। चर की घात कितना रहना चाहिए, 1, वो भी अधिकतम घात देखना है, ठीक है। अधिकतम घात कितनी रहनी चाहिए, 1, तो इसे हम बोलेंगे एक घातीय बहुपद। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3a माइनस b या फिर 4a माइनस c। लेकिन इसमें क्या देखना, हमको घात देखना है, खाली घात क्या है, इसमें फिर चर भी नहीं देखना है, पद भी नहीं देखना है, इसमें हमको क्या देखना है, घात देखना है। घात, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसकी 1 है, तो ये क्या होगा, एक घातीय बहुपद। अब हम चलेंगे द्विघातीय में, द्विघातीय बहुपद, इसमें पदों की संख्या को नहीं देखना है, हम देखेंगे इसमें खाली घात। तो द्विघातीय में घात कितना होना चाहिए, घात, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं
तो 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, तो इसका भी घात 1 है, लेकिन हमको मैक्सिमम पावर देखना है, अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। और भी ले सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6, तो इसमें भी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसका 1 है, तो अधिकतम घात कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए ये इसको हम क्या कह सकते हैं? द्विघातीय बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार आपका आ जाएगा त्रिघातीय बहुपद, मतलब इसमें पदों की संख्या नहीं देखनी है, पद बार बार आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा होता है दिक्कत। अब इसमें त्रिघातीय में हमको खाली घात देखना है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, अधिकतम घात 3 है, 2 भी है और 1 भी है, लेकिन अधिकतम हमको देखना है 3, तो इसी को बोलेंगे हम त्रिघातीय। और भी एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं 4a क्यूब माइनस के 5a स्क्वायर माइनस के 6a अब प्लस के 3 माइनस के 3। तो इसी प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। तो चलिए, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि बहुपद का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से किए हैं। पहला पद के आधार पे, दूसरा चर के आधार पे, तीसरा घात के आधार पे। यदि हम पद के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण करते हैं तो खाली हमको पद देखना है, एक घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय नहीं देखना है, खाली पद देखना है कि कितने पद हैं। एक पद वाले होंगे तो एक पदीय, द्विपदी में खाली 2 पद वाले होंगे, त्रिपदीय में 3 पद वाले होंगे। जब चर के आधार पर करेंगे तो खाली चर देखेंगे, एक चर वाले तो जिसमें एक चर खाली होना चाहिए, एक्स तो एक्स ही होना चाहिए, वाई तो वाई ही होना चाहिए, जेड तो जेड ही होना चाहिए, ए तो ए ही होना चाहिए, मतलब कोई भी चर होगा तो सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, ठीक है। द्विचरी में देखेंगे कि 2 चर होना चाहिए, एक्स वाई है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 2 चर वाले में खाली 2 होना चाहिए, ठीक है। त्रिचरी में 3 चर हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। और जब घात के आधार पर करेंगे तो मैक्सिमम पावर हमको देखना है, अधिकतम घात हमको देखना है। अधिकतम घात इसमें क्या है? 3x + 2। इस एग्जाम्पल में देखिए तो x के पावर 1 है। अगर पावर नहीं भी रहेगा तो आपको समझना है कि जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि जिसका मालिक कोई नहीं होता उसका मालिक भगवान होता है। इसलिए आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि एक घातीय में खाली घात क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। द्विघातीय में अधिकतम घात 2 होती है, इसको देखना है, और त्रिघातीय में अधिकतम घात 3 होती है। बाकी छोटे मोटे घात से हमको ध्यान नहीं देना है, अधिकतम देखना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको बहुपद का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि एक घातीय बताइए, कौन सा बहुपद एक घातीय है, कौन सा एक चरी है। अब हमको आगे पढ़ना है, सिलेबस में हमको एक घातीय बहुपद पढ़ना है, द्विघातीय पढ़ना है, और थोड़ा बहुत जिक्र त्रिघातीय का भी आता है, हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए, तो आशा करते हैं लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुपद का वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों के अलावा 2 बहुपद हमारे पास और आते हैं, उस चीज़ को हम आपको अभी बता देते हैं, फिर अगली क्लास में बताएं। चलिए देख लेते हैं, अभी बता देते हैं। एक पूछता है अचर बहुपद, अचर बहुपद एक पूछता है, और एक पूछता है शून्य बहुपद। अचर बहुपद और शून्य बहुपद दोनों को हम डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अचर बहुपद क्या है और एक शून्य बहुपद क्या है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। इस चीज़ को कन्फ्यूज़न हम अभी दूर कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अचर बहुपद और शून्य बहुपद, जितनी भी दुनिया की संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वो सब क्या होती है? अचर बहुपद होती है। जैसे -4, -5, 8, 7, 6, 5, जितनी भी संख्या कोई भी लिख लीजिए, -2, -8 या फिर 8 मतलब 13, जो भी है, ये सारी जितने भी अचर संख्याएं होती है सब अचर बहुपद होती है। तो लोग पूछेंगे कि भाई अचर बहुपद है तो इसमें चर तो दिख नहीं रहा है, बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें चर अचर दोनों आने चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर -2 को ही लेके हम चलेंगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि -2 x के पावर 0? x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी की भी पावर अगर 0 बैठ जाता है तो उसका मतलब 1 होता है, मतलब कितना? -2। तो क्या हो गया? ये हमारा अचर बहुपद। इसी प्रकार किसी को भी ले सकते हैं, 8 को लेना है आपको तो 8x के पावर 0, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 8x के पावर 0, x का मान कितना हो गया? 1, 0 बैठ जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा।
तो मतलब कितना 8। तो अचर बहुपद के साथ भी x है लेकिन उसके पावर कितनी है 0 है। तो इस चीज़ से या फिर कोई और भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि 6 दिया हुआ है तो इसका भी x के पावर 0 ले लेंगे। तो 6 x के पावर 0 का मतलब कितना होता है, x के पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो दुनिया की जितनी संख्याएं हैं जो अब हम देख रहे हैं, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, पूर्णांक जितने भी हैं, सब क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, लेकिन अचर बहुपद होते हैं। इन 3 एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ कॉमन इसमें आती है जो आप ध्यान दिए होंगे तो, कि सब में x के पावर कितना है 0 है। तो यदि आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप देख रहे हैं कि चर की हम अधिकतम घात देखते हैं, तभी उसी घात से हम लोग अभी पढ़े थे, चर के घात के आधार पर जब वर्गीकरण किए थे तो हम लोग देखे थे वहाँ पे कि अधिकतम घात वाले बहुपद को ही वह बहुपद नाम दिया जाता है। जैसे अधिकतम घात 2 है तो द्विघातीय, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय। तो अगर यहाँ पे अचर में आप देख रहे हैं कि चर का मतलब जो घात है वो 0 है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अचर बहुपद की घात कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, अगला तीसरा चीज़ देखिए, आशा करते हैं कि अचर बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का मान कितना होता है, शून्य बहुपद का जो मान होता है वो होता है 0, मतलब 0 ही हमारा शून्य बहुपद है, 0 ही हमारा क्या है शून्य बहुपद है। एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं कि 0 जो है हमारा वो शून्य बहुपद है। तो इसको आप डिफाइन कीजिए, शून्य बहुपद कैसे है, मतलब इसे क्या कह सकते हैं, मतलब इसको आपको याद इस प्रकार से रखना है कि वह बहुपद जिसका गुणांक क्या हो, जिसका चर गुणांक, या चर गुणांक तो चर ही होता है, जिसका गुणांक कितना हो, जिसका गुणांक क्या हो 0 हो, जिसका गुणांक क्या हो 0 हो। अगर गुणांक ही 0 हो जाएगा तो पूरा बहुपद ही 0 होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं x के पावर 6, इसका गुणांक कितना 0, या फिर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि x के पावर 5, इसका गुणांक कितना 0, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो शून्य बहुपद की गुणांक क्या होता है, तो शून्य बहुपद का गुणांक क्या होता है 0 होता है, और वो गुणांक 0 जो है उस पूरे बहुपद को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो वही क्या हो जाएगा हमारा शून्य बहुपद। तो यहाँ पे हम देखे थे कि अचर बहुपद का घात 0 होता है, और यहाँ हम देखेंगे कि अचर बहुपद का क्या, अचर बहुपद का गुणांक 0 होता है। इन दोनों में एक खास अंतर ये है। और अगर एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलेंगे तो x के पावर 3 अगर लेते हैं तो इसका गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखें कि अचर बहुपद का घात 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये देखें कि अचर बहुपद का क्या है गुणांक 0 है। इसमें अचर बहुपद का गुणांक 0 है और इसमें अचर बहुपद का घात 0 है। इसमें शून्य बहुपद का गुणांक 0 है, सॉरी अचर और शून्य में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। अचर बहुपद का जो है कि घात 0 है इसमें, और शून्य बहुपद का गुणांक 0 होता है। ये कंठस्थ समझ गए होंगे। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अचर बहुपद का जब गुणांक 0 है तो घात कितना होता है। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि घात हमेशा क्या है बदलता रहता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इसलिए बोल दिया जाता है कि शून्य बहुपद की घात नहीं होती है। इसलिए क्या बोल दिया जाता है कि शून्य बहुपद की घात नहीं होती है, क्योंकि इसकी घात हर समय में हर में अलग अलग आ जा रहा है। गुणांक 0 है तो क्या हुआ, लेकिन उसके में चर का जो घात है वो तो अलग अलग आ जा रहा है, इसलिए इसका हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइन है, नॉन डिफाइन है, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य बहुपद की घात नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अचर बहुपद और शून्य बहुपद क्या है। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों का ऐसा ही अगर रिव्यू रहा तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरे ख्याल से तो मैंने जितना पढ़ाया है इससे बाहर मतलब पूछता नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा है, आएगा तो पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर से ही पूछता है। शून्य बहुपद वाला क्वेश्चन भी पूछ ही लेता है, अचर बहुपद भी पूछ ही लेता है, बहुपद को पहचानना भी पूछ ही लेता है।
इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा से रिवाइड करके देखें, रिवाइव करके। और अगर तब भी थोड़ा दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को भी हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।